हेलो स्टूडेंट। तो आज हम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 का केमिस्ट्री मेजर 1 का एक अलग टॉपिक करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम विथ एटॉमिक नंबर z। मतलब एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर z है और वो एक nth ऑर्बिट में मौजूद है, तो उस ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा उसे ही हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या पता है कि हमें रेडियस निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला सुन लो, हम कौन सा फॉर्मूला निकालने वाले हैं। Rn इज इक्वल टू यानी रेडियस इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर बाई जेड। इस फार्मूला को हम लोग यहाँ पर डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले भी एक बहुत ही बड़ा सा फार्मूला आता है, तो वो वाला फार्मूला पहले निकालेंगे, उसके बाद फिर हम छोटे वाले फार्मूला की ओर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रेडियस कैलकुलेट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें कंसिडर करनी होगी। सबसे पहला तो कंसिडर करना होगा एक इलेक्ट्रॉन जो कि nth ऑर्बिट में मौजूद है और उसका एटॉमिक नंबर z है, ठीक है। मान लो कि ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया ऑर्बिट और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं लेट अस कंसिडर इलेक्ट्रॉन ऑन मूविंग इन द nth ऑर्बिट। ये nth ऑर्बिट है, कंसिडर करो कि ये nth ऑर्बिट है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहा है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, z है। ये जो भी एटम है इसका एटॉमिक नंबर z है। उसके बाद लेट द रेडियस, दैट इज रेडियस किसको बोलते हैं हम लोग, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट वेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इज r। इसका मतलब ये हुआ, मानते हैं रेडियस क्या है, r है, ठीक है। रेडियस इज इक्वल टू r मानो। अब यहाँ रेडियस क्या है, रेडियस है ये जो इलेक्ट्रॉन है जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उससे न्यूक्लियस की दूरी कितनी है, इसको हम लोग r मानते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट, हम मानते हैं कि ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। तो यहाँ पर जो भी मान लो कि और एक रहा, तो यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग क्या मानेंगे, रेडियस मानेंगे। तो वही है कि डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, हम इसे r मानेंगे, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम माइनस ही लिखते हैं। आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है, प्रोटॉन का चार्ज प्लस में होता है। तो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइनस ई हो जाएगा और चार्ज ऑफ द प्रोटॉन प्लस ई हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है कि सर्कुलर मोशन जब भी करता है तो वहाँ दो प्रकार का फोर्स लगता है, एक होता है सेंट्रीपेटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर भी लगेगा। तो सेंट्रीपेटल फोर्स अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस, तो जो इलेक्ट्रॉन पे जो सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस में उसकी वैल्यू क्या होगी, तो QE यानी कि चार्ज इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का चार्ज बटा में r स्क्वायर। आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ रखा है, क्या होता है कूलम्ब्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो Q1 है उसको हम इलेक्ट्रॉन का मान रहे हैं और जो Q2 है, Q2 यानी कि दूसरा का चार्ज, तो दूसरा हमारे पास प्रोटॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू में प्रोटॉन का चार्ज और r स्क्वायर यानी कि रेडियस का जो स्क्वायर है वो। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया कहाँ से आया, कूलम्ब्स फोर्स से आया। सेंट्रीपेटल फोर्स कितना हो जाएगा, QE इंटू QP बाय r स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हमने क्या माना, QE क्या है, इलेक्ट्रॉन है, QP क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ द प्रोटॉन दोनों को हमने E माना था, है ना। और यहाँ पर जो चार्ज है माइनस निकल जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही था, प्रोटॉन का चार्ज प्लस ही था, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस आगे चला जाएगा। और ये Z इसीलिए है, Z का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको उनके एटॉमिक नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -Z E इंटू E बाय r स्क्वायर। ये एटॉमिक नंबर हो गया और इसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, प्रोटॉन का चार्ज भी E हमने मान रखा है। दोनों का जो साइन कन्वेंशन था उसको मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर आगे कर दिया है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद अब देखो ये E और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है दोनों को इंटू करो तो क्या आ जाएगा, E स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा लग रहा है वो कौन सा है, -ZE स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ये हमारा वैल्यू आया, ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स का, और इसे हम इक्वेशन 1 मानते हैं। दूसरी फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाय इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगाया जाता है ड्यू टू एंगुलर मोशन, क्योंकि एंगुलर मोशन में है। तो ये आप सभी जानते हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का mv स्क्वायर बाय r, और इस इक्वेशन को हम 2 मानते हैं। और आप ये भी जानते हो कि सेंट्रीपेटल फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को हम बराबर मानेंगे।
हम लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, ये दोनों बराबर होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमने कितना लाया था, माइनस जेडी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना, एम भी स्क्वायर बाय आर, है ना, यही सेम चीज़ था। अब यहाँ पर देखो कि ये जो नेगेटिव साइन था कहाँ से आया था, नेगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन का चार्ज से आया था, है ना। देखो नेगेटिव साइन शो ओनली अपोजिट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या दिखाता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अपोजिट चार्ज को ही दिखाता है, बाकी इसका यहाँ पर कुछ काम है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब रेडियस हमें निकालना होगा तो इस साइन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब हमारे पास जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। रेडियस के लिए हम इस साइन को हटा सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जेडी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। अब क्या, यहाँ पर एक आर है, यहाँ पर दो आर है, तो इस आर को इससे काट दो, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, जेडी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एम भी स्क्वायर। ये वाली वैल्यू आई। हमें यहाँ से भी स्क्वायर की वैल्यू को निकाल लेना है। तो भी स्क्वायर की वैल्यू को जब निकालोगे तो ये जो m है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में उधर डिवीजन में चला जाएगा। तो भी स्क्वायर इज इक्वल टू जेडी स्क्वायर बाय एम आर, ये वाली वैल्यू हमारी आएगी और इसे हम इक्वेशन 3 मानेंगे, ठीक है। हमने इससे पहले बोर्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ रखा है। बोर्स एटॉमिक थ्योरी में हमने क्या देखा था, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इज सिंपल मल्टीपल ऑफ एच बाई 2 पाई था ना, तो वही सेम चीज है। तो यहाँ पर बोर्स एटॉमिक थ्योरी से ये वाली इक्वेशन हमें मिलती है, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। अब यहाँ पर देखो हमने जो भी स्क्वायर वहाँ इक्वेशन 3 में लाया था, यहाँ पर भी हमें भी मिल रहा है, तो यहाँ से भी की वैल्यू निकाल लो। तो भी इज इक्वल टू एम आर को इधर भेज दो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में जाएगा, तो एम आर को इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, भी इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई एम आर, ठीक है। अब इसको क्या करो, हमें तो चाहिए भी स्क्वायर, तो मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो भी स्क्वायर जब करोगे तो यहाँ एन स्क्वायर एच स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर पाई हो स्क्वायर हो जाएगा, एम को करोगे तो एम स्क्वायर और आर का स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर, यानी कि भी स्क्वायर हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी और ये इक्वेशन 4 हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन 3 में भी स्क्वायर है, इक्वेशन 4 में भी स्क्वायर है, दोनों को कंपेयर करो, दोनों को इक्वल कर दोगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 4, जहाँ इक्वेशन 3 होगा, इक्वेशन 3 और 4। तो इक्वेशन 3 में क्या आया था, जेडी स्क्वायर बाय एम आर, और इक्वेशन 4 हमने क्या लाया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन हमारी बोर्स एटॉमिक थ्योरी से आई है और ये वाली इक्वेशन हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स से आई थी, है ना। अब यहाँ देखो ये एक m है और ये एक r है। यहाँ पर देखो यहाँ 2 m है और 2 r स्क्वायर है, तो एक m से एक m कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वाली पूरी की पूरी वैल्यू गायब हो जाएगी और बचेगा क्या हमारे पास, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पर एक एम हो गया और यहाँ पर एक आर हो गया, तो m इंटू आर, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब क्या करना है, हमें तो मेन क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। रेडियस हमारे पास कहाँ है, ये वाली r है, इसे हमें निकालना है। तो क्या करो, इसे उधर लेकर के जाओ और ये वाली वैल्यू को नीचे लेकर के आ जाओ। तो r इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर हो जाएगा और यही हमारा फॉर्मूला है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल का, ठीक है। यही तक हमें निकालना था। लेकिन अब तुम्हें क्या है कि एग्जाम में तुम्हें क्या क्वेश्चन दिया जाएगा, तो इतने बड़ी वैल्यू में तो तुम पुट करके देखोगे नहीं, एम के मास पुट करोगे, एटॉमिक, बहुत ही लंबा कैलकुलेशन चला जाएगा। तो इसको हम बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो देखते हैं क्या है। तो यहाँ से तुम ये जानो कि nth क्या है, यहाँ पर n क्या है, nth ऑर्बिट है, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, r क्या है, रेडियस है, m क्या है, मास है, z क्या है, तुम्हारा एटॉमिक नंबर है, और e इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आती है। अब इस वैल्यू में हम सारे को पुट कर देंगे और एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला निकालेंगे जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी होगा और वही तक तुम्हें करना भी है, ठीक है। इससे आगे हम बढ़ते हैं। तो h की वैल्यू हम सभी को पता है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं h को। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। ये CGS यूनिट है। तो जूल सेकेंड में, अब इस जूल सेकेंड को अर्ग में चेंज करो, ठीक है। अर्ग में चेंज करोगे तो जानते हैं हम लोग क्या 10⁻7 से इंटू करना पड़ेगा। तो जब ये पावर जुड़ेंगी तो हमारे पास 6.626 इंटू 10⁻27 अर्ग्स हो जाएगा, ठीक है। तो h की वैल्यू को तुम ये वाली वैल्यू लेने वाले हो, ये सब नहीं, ये वाली वैल्यू को लेकर के चलेंगे हम सभी जानते हैं पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14
होती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सभी को जानते हो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम होता है। लेकिन जब हम इसे केजी में लिखेंगे तो माइनस में 31 केजी होता है। पर ये हमें केजी वाला नहीं लेना है, हमें ग्राम वाला लेना है, क्योंकि हम सीजीएस यूनिट में चल रहे हैं। ऐसा यूनिट में चलते तो फिर केजी लेना पड़ता, लेकिन हम सीजीएस यूनिट से निकालेंगे तो यहाँ पर -28 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। ये भी सीजीएस यूनिट में है। ESU में ये वाली वैल्यू होती है और MKS यूनिट में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होती है, जो कि शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो इस वाली वैल्यू को हमें यूज नहीं करना है, इस वाली वैल्यू को यूज करना है। तो देखो, तो जितनी भी हमने यहाँ पर वैल्यू दिखाई ऊपर वाले फॉर्मूले में, जो कि था R = n² h² 4π² mz², वहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, तो n² का तो n² रहेगा, क्योंकि हमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पता नहीं है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पता नहीं है तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर इसका कुछ काम नहीं। ठीक है, तो n² वैसे ही रहेगा। हमें h की वैल्यू पता है, तो h की वैल्यू क्या थी 6.626 इंटू 10⁻27 अर्ग, और इसका पूरा स्क्वायर कर देना है। ठीक है, h² फार्मूला में ही था। उसके बाद नीचे में 4 आया था, पाई आया था, पाई की वैल्यू 3.14, उसका स्क्वायर कर दो। उसके बाद फिर m अकेला था, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम होता है। जेड हमें पता नहीं है, क्योंकि वो वेरिएबल है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हमें दे सकता है, उसका एटॉमिक नंबर कितना भी हो सकता है, तो जेड को जेड ही रहने दो। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, जो कि हमने देखा था 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। इसका भी स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू तुम देख लेना क्या क्या है, मैंने पूरा अच्छा से डिटेल में लिख दिया है। और ये तुम्हें एग्जाम में नहीं करना है। अगर तुम्हें डेरिवेशन करने को बोला तो इतना मत करने जाना, क्योंकि तुम्हें याद भी नहीं रहेगा, और मल्टीप्लिकेशन करते रहोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये तुम्हें बस मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है कि ऐसे ऐसे आता है, नहीं तो फिर हो सकता है कि डायरेक्ट मैं कर देती तो तुम्हें लगता कि कैलकुलेशन पता नहीं कहाँ से क्या हो गया। इसीलिए ये तुम्हारा पूरा अच्छा से मैंने करके दिखा दिया। ये वाली वैल्यू तुम देख लेना कैसे आती है, सच में ये वाली वैल्यू आती है। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी तुम्हारी। ठीक है, -27 स्क्वायर करोगे तो 2 से ये मल्टीप्लिकेशन हो जाता है 10⁻54 अर्ग स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह इसका स्क्वायर करोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, फिर इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू आएगी। सबको फिर मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4 को ये वाली वैल्यू, इसको और इसको जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो तुम्हारे पास ये वाली वैल्यू पूरा आ जाएगी। जब तुम ये सारी 10th की पावर को ऐड कर दोगे तो 10⁻48 ग्राम ESU² इंटू जेड। जेड तुम हटा नहीं देना, इसे भूलना मत, ये साथ में लेते हुए चलो, इसलिए इसको पीछे लिख लो। n² और z² वेरिएबल होगा, बाकी सब सेम ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करोगे, इस जो 10⁻48 है इसे ऊपर लेकर के जाओ, तो ये माइनस में है 48, तो ये प्लस में 48 हो जाएगा। तुम्हें पता है मैथ्स का सिंपल रूल है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। उसके बाद ये वाली वैल्यू और इसको डिवाइड कर दो। तो चलो देखते हैं डिवाइड करने पर क्या वैल्यू आती है। तो जब डिवीजन करोगे तो हमारे पास इतनी लंबी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ये जो 48 था माइनस में नीचे ऊपर लेकर के गए। ठीक है, तो इतनी लंबी वैल्यू को हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसका 3-4 डिजिट लिख लो, 0.0053 तक हमें लिखना है। ठीक है, और n² और जो z है उसे हम पीछे लेकर के गए, सेपरेट कर दिया हमने। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, 54 में 48 को माइनस करो तो 6 आएगा, क्योंकि बड़ा का वैल्यू क्या है माइनस में, तो ये माइनस में 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करो, 0.053 मत रहने दो, ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पर शिफ्ट करो। तो यहाँ पर जब शिफ्ट करोगे तो 10⁻2 हमें ऐड करना होता है, तो यहाँ पर 0.53 10⁻2, क्योंकि यहाँ पर तुमने शिफ्ट कर दिया है, और ये 10⁻6 पहले से ही था। ये और ये वाली वैल्यू जब ऐड होगी तो 10⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब इस सेंटीमीटर की वैल्यू को तुम मीटर में चेंज करोगे तो 10⁻10 मीटर हो जाएगा। तुम सभी को पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो जब सेंटीमीटर को तुम मीटर में चेंज करोगे तो 10⁻2 और ऐड करना पड़ जाएगा। तो इसे तुम यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में जब चेंज करोगे तो 10⁻10 मीटर लिखोगे। आई होप तुम्हें यहाँ पर कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही ईजी है यहाँ पर। ठीक है, बस -2 ऐड कहाँ से हो रहा है, कहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, ये छोटी वाली वैल्यू को बड़े कर रहे थे इसलिए 10⁻2 तुमने यहाँ पर ऐड किया। उसके बाद ये सेंटीमीटर में था तो तुमने इसे यहाँ पर कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया तो 10⁻10 हो गया। यहाँ पर और एक चीज़ ये आती है कि ये जो 10⁻10 मीटर है ये 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है ना, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, ये तुमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर हम इस पूरी वैल्यू को हम एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम और n²/z, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसको हमने एंगस्ट्रॉम में चेंज कर दिया है, तो हमारे पास रेडियस कितना आया 0.53 एंगस्ट्रॉम n² बाई z, और इसी वैल्यू को हमें निकालना था। ठीक है,
तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम में तो तुम इसी वैल्यू का यूज़ करोगे और रेडियस आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप तुम्हें यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम, ठीक, ताकि तुम्हें आसानी हो कि आखिर हमें बनाना कैसा है। तो चलो एक क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन। तो हमारे पास एक आयन दिया हुआ है लिथियम 2+ आयन, ठीक है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं गिवन दैट ये n दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तुम लिख लेना, n कितना है सेकेंड, तो यानी n = 2 हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, z चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला के हिसाब से हमें क्या चाहिए, n और z चाहिए। z कितना होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3। ये 2+ वो प्लस आयन से कुछ लेना देना नहीं है, हमें पता रहना चाहिए उसका एक्चुअल एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। हमारे पास क्या वैल्यू थी, Rn = 0.53 एंगस्ट्रॉम n²/z, ये वाली वैल्यू हमारी रेडियस की होती है, ठीक है। यहाँ पर सब पुट कर दो, तो यह 0.53 एंगस्ट्रॉम रहेगा, ठीक है। और n कितना हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और z कितना है 3 है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.53 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 बाय में 3 एंगस्ट्रॉम रहेगा। जब तुम 0.53 को 4 से इंटू करोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.12/3 एंगस्ट्रॉम, और जब इसे तुम डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 0.70666, इस तरह से वैल्यू चलते जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये जो 666 वैल्यू चलते जा रही है इसे तुम 7 लिख सकते हो, 707 एंगस्ट्रॉम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि रेडियस हमारे पास कितना निकला, 0.707 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैसे निकाला जाता है किसी भी एटम का, ठीक है। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ऑर्बिट की एनर्जी को निकालना सीखेंगे। थैंक यू।